हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस और मैं हूं करण सिंघई जो आपके लिए लाया हूं सेट ऑफ सीरीज जिसमें हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कवर करने वाले हैं और लॉन्ग आंसर टाइप कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। इसमें हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस कवर हो जाए। तो बिना किसी इंतजार के हम शुरू करते हैं with our MCQ series and the first question here is a relation R in a set A is reflexive if। तो ऐसा करके आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें कि 4 ऑप्शंस होंगे, फिर आपको बताना है कि ये इधर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें आपको कई चीज़ें ना रटने वाली मिलेंगी। बेसिकली मैथ्स में हमको ऐसा होता है कि कुछ भी रटना नहीं होता, लेकिन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कई चीज़ें आपको ऐसा है कि आप याद रखेंगे तो आपका कम से कम टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अपन जब अभी आगे पढ़ेंगे अपन हर चीज़ का एक लॉजिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए फर्स्ट चैप्टर के लिए बेस्ट वे डील करने का यही होगा कि आप कई चीज़ें बाय हार्ट कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अपना कह रहा है आ रिलेशन आर इन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव कब होगा। अब ये सब पूरा मैथ्स में दिया हुआ है, ये कैसे इसको रीड करना है वो भी अपन को समझ में आना चाहिए कि ये आर दिखा रहे हैं कि ए और बी अंडर अ रिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो रिफ्लेक्सिव फंक्शन में क्या होता है, जो अपना रिलेशन बनता है वो इटसेल्फ से ही रिलेट होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो अपना होगा वो बी वाला होगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अपन कोई रिलेशन लेते हैं एस अ सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जो एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा वो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अपन कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे, 2-3 ट्रिपल एस एक होता था, बहुत सारे रिलेशंस होते थे कॉन्ग्रुएंसी के। तो इसमें क्या होता था कि अगर वो रिलेशंस मीट कर जाते थे तो वो अपना कॉन्ग्रुएंस हो जाता था। लेकिन जब अपन एक ट्राइंगल ए की बात कर रहे हैं, सपोज वो इक्विलैटरल है, तो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, कोई दूसरा सेट है ही नहीं। तो उस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मूविंग ऑन टू वर नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट अपना है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसकी ये मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है बुक से, उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऑन टू क्या होता है। अब इसमें आप समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है और ये है कोई एक्स का फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यूज को हम आगे चल के रेंज बोलेंगे, और x की वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन। तो ऑन टू फंक्शन एक होता है अपना 1-to-1 फंक्शन और एक होता है अपना ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, जो ये x की वैल्यूज हैं डिफरेंट, अगर मान लीजिए a b c d हैं, तो उनका इंडिविजुअली एक कनेक्शन होता है एफ एक्स की वैल्यू। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने स्टेट किया हुआ है, c 2 से रिलेटेड है, a 3 से रिलेटेड है, b 1 से रिलेटेड है और c 2 से रिलेटेड। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल में आप देखेंगे, आप ऐसा बिल्कुल मान के ना चलें कि ये एक ही से रिलेट होना चाहिए। हो सकता है कि मल्टीपल b a 2 ये वाले मेंबर से रिलेटेड हो, तो भी अपना ऑन टू फंक्शन ही होगा। और ये वाला एग्जांपल आपको हर टाइप ऑफ बुक्स में मिल जाएगा और ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बेस्ट भी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑन टू फंक्शन होता क्या। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन इज मैप्ड बाय सम एलिमेंट इन द डोमेन। अब अपन ऐसे समझने के लिए सब आसान है, लेकिन जब अपने बोर्ड में आएगा तो अपने को ऐसे अच्छे शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो वो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दी गई है कि इसको इस तरीके से लिखना है कि इफ अ फंक्शन एफ ए से बी से रिलेटेड है। अब हाँ, इनको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को अपन सब्जेक्टिव भी कहते हैं, यदि आप याद रखिएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एटलीस्ट ए belonging to a such that f of a is equal to b। तो कोड में ये कुछ समझ, लेकिन ये यहाँ से आपको समझना है, ऐसे अपन समझेंगे। आगे अपन जब अपनी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप वाली सीरीज करेंगे तो उसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 1-2 मैंने शॉर्ट इसमें MCQs में भी ऐड कर रखे हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए कि होता क्या है 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब एक और ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कई बार आ जाता है 1 मार्क के लिए, कि अगर इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि ए के सबसेट में 3 एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे सेट ए के। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर n। कैसे निकाल सकते हैं अपन, यहाँ के एलिमेंट कितने हैं, जैसे फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए विद n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। तो यहाँ पे
अपने एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अगर सपोज ये सबसेट और बड़ा होता, मान लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर होता, तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता। अभी अपने केस में क्या है, 3 है, तो अपना क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। अब आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा, अभी सबसेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। सपोज ये 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 29 हो सकता है, तो अपन इनको काउंट क्या करेंगे, 3 ही करेंगे, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, इनके नंबर से मत रिलेट कर लीजिए। ये बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम्पल। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 4th नंबर, अ यूनिवर्सल रिलेशन R ऑन अ सेट R इज डिफाइंड एज। तो अब यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्सल रिलेशन में कि क्या डेफिनेशन होती है, उसको कैसे अपन डिफाइन करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पेयर्स ए क्रॉस ए सबसेट मतलब ए के बन रहे हैं एक सबसेट, वो आपस में ही रिलेटेड होंगे। ये भी आपको एक याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन इसके भी अपन आगे एक एग्जांपल किया हुआ, उससे अपन बताएंगे कि यूनिवर्सल कैसा होता है। उसमें 2-3 कंडीशन लगती हैं कि वो वाले रिलेशन को 3 रिलेशन के इक्विवेलेंस और मीट करनी पड़ती, तब वो जाके यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। लेकिन अभी आप इसका अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऐसा होता है, और ये वाला क्वेश्चन आप याद रख लेंगे तो आपके लिए बेटर। लेकिन आगे अपन इसका एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन भी करने वाले हैं। अब ये आ गया अपना इफ अ फंक्शन ranging from A to B is both injective and surjective it is called। तो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था कि सर्जेक्टिव अभी डिस्कस किया था कि क्या होता है, बताया कि ऑन टू होता है, तो वो अपन को समझ में आ गया था एग्जाम्पल से। अब इंजेक्टिव क्या होता है, ये 1 to 1 होता है। और अगर कोई फंक्शन बोथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होगा तो वो अपना क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। ये अपनी डेफिनेशन, उसको लिखना कैसे ही आके। अब इससे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रही हैं हम, तो अपन पीछे मूव करते हैं। जो ये मैंने एग्जाम्पल दिया होता, इसमें क्या था, अपना फंक्शन सर्जेक्टिव था। तो सर्जेक्टिव तो अपन को समझ में आ रहा था कि हाँ ये वाले सेट में, यानी कि जो एक्स वाली डोमेन वाली वैल्यूज हैं उनके लिए इंडिविजुअल वैल्यूज मिलेंगी एफ एक्स वाले सेट में। तो ये अपने को समझ में आ गया था दोनों में। अब 1-1 के लिए क्या होता है, 1-1 के लिए अपन रिवर्स करते हैं कि हर ये वाले सेट में एक वैल्यू एफ एक्स की होनी चाहिए, यानी डोमेन वाले सेट में होनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, ऐसे ये रिलेटेड है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अपनी डेफिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 1 के लिए और 2 के लिए एक ही अपना रिलेशन बन रहा है इस वाले सेट के साथ। तो ये वाला फंक्शन अपना क्या है, 1-1 भी है और प्लस ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ये वाला एग्जांपल बेस्ट है आपको समझने के लिए। तो ये अपना 5 तक कवर हो गया था। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वन, दैट इज 6th वन। तो इसमें पूछ रहा था रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग टू आर। आर मतलब होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल इररेशनल सब टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसको लिखते हैं ऐसे एफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स है वो, और वाई ये भी अपन लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू को बोलते हैं अपन रेंज। और फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज y इज फंक्शन ऑफ x, और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अपने को इस चीज़ की रेंज पूछा है जब हम हमारा कंसिडरेशन क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू आर, का मतलब होता है कि रियल नंबर जब आप कंसिडर कर रहे हो तो इसकी रेंज बताओ। तो बहुत सिंपल है, 0 से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 0 डालेंगे इसमें x की जगह तो क्या रहेगा 0, और 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक अपन जा सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी। तो अपन का क्लोजिंग यहाँ पे होगा इनफाइनाइट में होगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से, बी इज ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा। अभी ब्रैकेट्स का भी आप समझ लीजिए क्या रहता है, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जब रहता है तो इसका मतलब रहता है 0 इंक्लूडेड, समझ में आया। अगर जब भी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो मतलब ये वाली वैल्यूज इंक्लूडेड है, और अगर ये वाला अपना रहेगा ब्रैकेट तो इसका मतलब रहता है कि एक्सक्लूडेड है। तो इन्फिनिटी से क्यों नहीं इंक्लूडेड, अगर मान लीजिए अपन 4 लेंगे तो 4 भी तो इसी रेंज में आएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी इज नेवर डिफाइंड, इसलिए अपन उसको ओपन ब्रैकेट में रखते हैं, नहीं तो उसको भी अपन ऐसे क्लोज में कर सकते हैं। तो वन एंड ओनली द सेम थिंग है वो, पर आप कैसे भी चाहो तो कर लो। यहाँ पे क्या हो गया अपना आंसर हो गया अपना डी। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। उसमें पूछा गया है आपसे, डायरेक्टली फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज
अब उसमें अपन को डिफाइन करना, अपन ने पहले बेसिकली दो एग्जांपल के थ्रू देख लिया कि वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होती है। तो ये बाई डेफिनेशन अपने को सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने आगे भी दो एग्जांपल आपके करवाए हुए हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन फंक्शन को अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ये बाई डेफिनेशन ऐसा होता है। इंजेक्टिव कब होगा? इस फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी, ये प्री डिटरमाइन कंडीशन ये इक्वल होगा तो ये आना चाहिए। ये अब अगर अपना रिलेशन ये प्री डिफाइंड कंडीशन ये आ रहा है तो अपना क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। और सर्जेक्टिव तब होगा जब ईच एलिमेंट इन द कोड इज मैड वेयर। वही प्रीवियस वाला अपना एग्जाम्पल जिसमें अपन ने देखा था कि सारी वैल्यूज जो हैं वो एक इंडिविजुअल वैल्यू से बिलोंग कर रही थी। तो ये बेसिक डेफिनेशन रहेगी। अब अपने को ये एग्जांपल वाला अपन एक आगे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अभी के लिए आप मान लीजिए ऐसे ही होता है, अगर आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और यही हमारा फंक्शन है, क्योंकि एफ एक्स आप ए डालोगे तो ए आ जाएगा, बी डालोगे तो बी आ जाएगा, अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो। और इनिशियल कंडीशन क्या है अपनी? तीसरी रिलेशन एफ इज इक्वल टू एफ बी से अपन करके देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड है, अपन ए के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बी के लिए सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और फॉर इंजेक्टिव फंक्शन इनिशियल कंडीशन क्या है? ये होता ही है, ये होता ही है और ये आना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन अपने पास थी और ये पहले से इक्वल है हमारे पास प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी अपन को मिल रहा है, जो कि होना चाहिए, तो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो अब ये आ भी आया अपनी। नेक्स्ट सर्जेक्टिव के लिए अपने को क्या करना है? वही अपने को जो एग्जांपल मैंने पिछले बार डिस्कस किया था पिछले एग्जांपल्स में, उसका अपन मूव करके चेक कर लेते हैं। ये वाला, इसमें क्या हो रहा था? ये वाले सेट से हर वैल्यूज एक रिलेशन इसके साथ बना रही थी। हो सकता है मल्टीपल ही बनाए, लेकिन एटलीस्ट हर जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनका एक रिलेशन था। तो इसमें भी ऑब्वियस होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक सिंपल फंक्शन, आप 1 डालोगे 1 आ जाएगा, 2 डालोगे 2 आ जाएगा, 3 डालोगे 3 आ जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। उससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव में आपको मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया। तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रिलेशन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो बेसिकली ये बाइजेक्टिव भी, क्योंकि बाइजेक्टिव डेफिनेशन ही क्या है? अगर कोई भी अपना रिलेशन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। सो नाउ मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8th वन। तो ये फिर से एक आपको रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया है कि अगर फॉर अ सेट ए ऑफ साइज n द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, याद करके रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन अपन ने पिछला किया था, उसमें क्या था? 2 की पावर n था, जितने एलिमेंट हैं उतने उसके सबसेट बन सकते हैं। सिमिलरली इस पर भी आपको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन या तो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको फॉर्मूला पूछ लेगा जो कि होता है अपना 2n², या फिर वो एलिमेंट्स दे देगा आपको। सपोज उसने एलिमेंट फिर से एक सेट बना के दे दिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, तो एलिमेंट्स काउंट कर लोगे, n की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन एक सिंपल से उठा के कर लेते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड आप भी कर दोगे। मान लेते हैं कोई सेट है जिसके 2 एलिमेंट हैं, 48 है और 50 है। अब 1 2 मैंने इसने नहीं लिए कि आप कंफ्यूज होगे, 1 2 उससे कोई लेना नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती। तो इसके एलिमेंट n कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो अब इधर क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? अगर सपोज r से मैं इस चीज़ को डिनोट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? 2 n की जगह 2 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 टू द पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो अपना आंसर हो जाएगा उस केस में 16। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये भी एक आपको याद करने वाला ही क्वेश्चन है कि अ फंक्शन हैज डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज नॉट इन्वर्टेबल इफ, इसकी कंडीशन क्या है ये याद करने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अपन आगे इसको डिस्कस करके और अच्छे से समझें। तो इसमें अभी आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में आना, आपको याद रखना है कि वो इन्वर्टेबल तभी हो सकता है जब वो प्री डिफाइंड बाइजेक्टिव हो। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा अपना? सी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई। तो यही जब आप बुक खोलोगे रिलेशन फंक्शंस की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है वो यही मिलता है। अपन डिफाइन करते हैं रिलेशंस को और फिर ये 3 टाइप के रिलेशंस लेते हैं, को उनको समझते हैं। अगर वो तीनों ही
आ जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को अपन बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देख लेते हैं कैसे डिफाइन होते हैं। जो पहला वाला होता है, इसका आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसका आंसर होगा अपना डी। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, मतलब कि ये पहले से वो रिलेशंस होंगे तब वो मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। तो पहली होती है रिफ्लेक्सिविटी। अब ये मैंने आपको बताया था, ये शो क्या कर रहा रहता है, ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर रिलेशन ए। तो रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन क्या होगी, ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अगर पेयर बनाए सेम तो वो सब भी आपस में ही कॉन्ग्रुएंट ही होंगी कि सारी प्रॉपर्टीज सेम हो। अब सिमेट्री की एक कंडीशन मीट होनी चाहिए। सिमेट्री में क्या हो जाता है, सिमेट्री में इफ ए एंड बी अंडर द रिलेशन आर मस्ट इम्प्लाई बी एंड डी अंडर रिलेशन आर। कहने का मतलब है कि अगर 2 सेट लिए, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, तो ट्राइंगल 2 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो होगा। अगर ऐसा रिलेशन बनता है तो सिमेट्री कहलाएगी। अब मूविंग फॉरवर्ड एक और अपने को रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, दैट इज ट्रांजिटिविटी। उसमें क्या होता है, ए एंड बी टू सी, टू सेट्स आर रिलेटेड अंडर रिलेशन आर मस्ट इम्प्लाई ए एंड सी आर ऑल्सो रिलेटेड अंडर रिलेशन आर। तो इसका कहने का मतलब है, इफ ट्राइंगल, अपन एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर एक ट्राइंगल सपोज 1 है एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी, देन ए एंड सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा, ट्रांजिटिविटी की अपने रिलेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये एग्जांपल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन ने वो ट्राइंगल वाले एग्जांपल से ही तीनों को चेक करके देख लिया कि भाई जब एक ही ट्राइंगल को अपन ने उठाया तो इटसेल्फ से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन मीट कर गई। अब अगर 2 ट्राइंगल्स की बात की, अगर ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, तो ट्राइंगल 2 तो ऑब्वियसली 1 से कॉन्ग्रुएंट हो, एक जैसी बात हो गई। तो सिमेट्री में क्या किया, 3 आ गए अब कॉन्ग्रुएंट वाले। तो 1 2 से कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो 1 और 3 आपस में वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये सारी कंडीशन मीट खा गई तो अपना बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या, बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड एज, ये फिर से एक आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। अगर कोई एग्जांपल होगा लेटर ऑन वी विल डिस्कस, मगर इसमें कोई दिमाग लगाने वाला नहीं है, कोई समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है, आएगा आपको ऐसे बता देना। ये डेफिनेशन है, लिखते एसेंस। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ से अच्छे ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार आपको शॉर्ट में पूछ देता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब शॉर्ट में आ जाएगा, आना तो नहीं चाहिए, तो अपन को क्या करने लिए याद रखने पड़ेंगे कुछ, या फिर नहीं है याद तो अपन वहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर होगा ऑन टू। अब कैसे होगा वो अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे ऑन टू हो रहा है। तो पहले ये वाला अपना क्वेश्चन है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने बताया था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन डिफाइन मीट होनी चाहिए और फिर ए इज इक्वल टू बी आना चाहिए, तब अपना क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। तो अपन ने ये वाले एग्जाम्पल में 2 वैल्यूज़ उठाई, ए की सपोज 0 उठा ली और बी की उठा ली 1। तो जब अपन एफ ऑफ 0 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 का क्यूब माइनस 0 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। और अगर 1 डालें अपन तो क्या आएगा, फंक्शन 1 का क्यूब माइनस 1 अगेन 0 आ जाएगा। तो क्या इससे समझ में आ रहा है अपन को, ये वाली कंडीशन तो मीट हो रही है, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यानी कि अगर इस वाले एग्जाम्पल को मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, लेकिन ए इज इक्वल टू बी है क्या, 1 कैन बी इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये इंजेक्टिव तो नहीं है। आई बात समझ में। सो हमने समझ लिया कि इंजेक्टिविटी का चेक कैसे लगाते हैं। तो अब सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया था कि हर अपना जो सेट है उसकी एक वैल्यूज़ इंडिविजुअल पिछले वाले सेट में होनी चाहिए, इंडिविजुअल या मल्टीपल से भी रिलेट कर रहा है लेकिन वैल्यूज़ होना चाहिए। तो उसको सॉल्व वाले फॉर्म में कैसे करते हैं, ये मैंने बताया था आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अपन लिख सकते हैं। जब जहाँ की वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसके वाई की जो वैल्यूज़ हो सकती है उनको रेंज बोलते हैं और एक्स की जो वैल्यूज़ हो सकती है उनको डोमेन बोलते। तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ और सॉल्व करूँ, वाई अगर इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ऑब्वियसली बेसिक में सबको समझ में आती है। इज इक्वल टू अ क्यूबिक इक्वेशन, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। और अपना
अगर आपने याद है आपको तो नहीं है तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन का हमेशा एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। अगर बाय बिलोंगिंग टू आर यानी कि अगर ऑल रियल नंबर्स अपनी रेंज में आ रहे हैं तो इसका एक ना एक रूट होगा ही होगा, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो पा रहा है। समझ में? मैथमेटिकली उस चीज़ को अपन कैसे देख रहे हैं, अपन ने सेट के फॉर्म में तो बहुत इजीली देख लिया था, लेकिन मैथमेटिकली आएगी ऐसे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आ गया, इंजेक्टिविटी भी चेक हो गई यानी कि 1 to 1 है, सर्जेक्टिविटी भी चेक हो गई यानी कि ऑन टू भी है, दोनों है तो बाइजेक्टिव हो गई। तो ये अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और अपन ने दोनों को चेक कर ली थी, 1 to 1 है, ऑन टू है, तो दोनों है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 to 1 तो था नहीं, ऑन टू था, कि ये वाला हो जाएगा। अगर दोनों होता तो क्या आ जाता, अपना आंसर बाइजेक्टिव हो जाता। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज, ये बहुत सिंपल सा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शन सपोज ऐड कर दी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको एग्जांपल मिलेगा मैथमेटिकली तो उससे भी समझ सकते हैं, नहीं तो सिंपली यही होता है कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन जो अपन ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट भी उसका बाइजेक्टिव ही आता है। तो इसको आप एज इट इज़ भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज। अब इसमें बताना है अपने को क्या है, इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है। तो देखो ये मैंने अभी वही एग्जांपल आपको बताया था, एफ ऑफ के एफ ऑफ बी लिया था। अब अपन क्या करते हैं, इसमें भी दो वैल्यूज उठा लेते हैं, जैसे π/2 यानी कि 90 डिग्री, 5π/2 यानी कि 270 डिग्री। तो इनमें अगर अपन दोनों की वैल्यूज जब चेक करते हैं ना तो सेम ही आ जाती। क्या आती है, साइन π/2 इज ऑलवेज 1, तो क्या हो रहा है 1 तो आ रहा है दोनों की वैल्यूज, लेकिन जब अपन यानी कि कहने का मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो आ रहा है, यहाँ पे ए क्या है एक बार π/2 है और बी क्या है 5π/2 है, लेकिन फिर वही बात π/2 इज नॉट इक्वल टू 5π/2, यानी कि अपना फंक्शन इंजेक्टेड तो नहीं है, 1 तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है कि अपन चेक करते हैं कि जो अपनी सर्टेन रेंज है आर से, डिटेल एक्सप्लेनेशन ही मैंने डाली हुई है इसकी। जी देखिए ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि π/2 और 5π/2 पे तो 1 है वैल्यू, लेकिन एक इक्वल नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव तो है ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट अपन जब इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करें तो साइन एक्स जो है अपना उसकी रेंज क्या होगी, अपन साइन का कर्व पढ़ते हैं तो -1 to 1 मूव करता है वो, और उससे बाहर जाता ही नहीं है कर्व। अपन वैल्यूज़ देखते हैं 0 से, साइन 0 इज़ 0, साइन π/2 इज़ 1, फिर अपन नेगेटिव साइड जाते हैं क्वार्टाइल में घूमेंगे तो -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसकी रेंज तो -1 to 1 है, लेकिन अगर अपन ओवरऑल रेंज की वैल्यू चेक करें तो वो क्या होगी, रियल नंबर्स है। ये समझ में आ रहा है आपको, एक्स की वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती, तो क्या हो रहा है, सर्जेक्टिव भी नहीं होता है। कोडोमेन अगर अपना आर होगा लेकिन इसकी वैल्यूज -1 से 1 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि साइन एक्स डिफाइन ही उतने के लिए होती है। तो क्या हो रहा है, सर्जेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो अपने सेट में इंक्लूड नहीं करेगा ना। ये समझ में आया आपको, दो सेट अगर अपन बनाएंगे तो ये वैल्यूज इंजेक्ट ही नहीं होंगी। तो क्या आ रहा है अपना एंड रिजल्ट कंक्लूजन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज आइदर इंजेक्टिव और नॉट सर्जेक्टिव। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में आ जाए और हो सकता है कि ऐसे शॉर्ट में आ जाए, तो अपने को दोनों टाइप में करते आना चाहिए। उसको अपन लॉन्ग में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी अब शॉर्ट में है तो आप जस्ट याद रख लो कि साइन एक्स क्या होता है, ना इधर होता है, ना इंजेक्टिव होता है, ना ही अपना सब्जेक्टिव होता है। अब लास्ट वाला अपना एग्जांपल कि अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए मस्ट कंटेन एटलीस्ट। तो अभी अपन ने कितना रिफ्लेक्सिव डिस्कस कर लिया कि ये आपको तो समझ में आना ही चाहिए कि ये क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से रिलेशन होता है कोई भी सेट का। जैसे ट्रायंगल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो क्या था, यदि ट्रायंगल जो है खुद से कॉन्ग्रुएंट तो हो गई और एक ही सेट था तो ए फंक्शन बन जा रहा था। ठीक है, ये वाली रिलेशन अपनी हो रही थी। अगर पीछे मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ एक बार, ये रहा, ये था रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या हो रहा था, ए एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर द रेंज आर, यानी कि ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो आपने को एक न्यूमेरिकली फॉर्म में ईजी सा पूछ लिया कि अगर अपना सेट ये है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कितने पेयर होने चाहिए एटलीस्ट,
तो इसमें कितने बना सकते हो आप ऐसे। अब 1 2 से तो रिलेट होगा नहीं, 1 से ही होगा, तो एक पेयर ये बन गया। दूसरा क्या बना सकते हो, 2 अब 3 और 1 से तो होगा ही नहीं, 2 से ही होगा। एक क्या बना सकते हो, 3/3 से बना सकते हो। तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा कि मिनिमम अपने को 3 पेयर तो चाहिए नहीं है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, पी। सो हियर कम्स एंड ऑफ आवर सेशन। तो हम आगे आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं, जिससे आपके लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होंगी सब्जेक्ट के लिए। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी टाइप का डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। थैंक यू।